नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में अभ्यर्थियों के कमेंट्स के रिप्लाई किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहला जो कमेंट है वो है मनीष मिश्रा जी के द्वारा, और इन्होंने कहा है कि जूनियर असिस्टेंट वर्सेस पोस्टल असिस्टेंट होम स्टेट है, कौन सा बेस्ट है। प्रमोशन के बेसिस पे इनका CHSL 2017 में यूपी सर्किल मिल गया है और जूनियर असिस्टेंट में भी चांस है। देखिए मनीष जी, जो पोस्टल असिस्टेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये आपको पता ही है। अभी फ़िलहाल भले ही आपका होम स्टेट है, मगर हो सकता है कि प्रमोशन पाने के बाद जो है आपकी ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी हो जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में आजीवन रहने वाले हैं। जबकि अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट की नौकरी है, तो भले ही आपका ज़िला चेंज हो जाए मगर रहेंगे तो आप यूपी में ही। ठीक है, पहली चीज़ ये। प्रमोशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट में आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम मिल जाएंगे, काफ़ी होते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर। और जूनियर असिस्टेंट के अंदर इतने ज़्यादा नहीं है, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा कि आपको जूनियर असिस्टेंट में कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है, मगर पोस्टल असिस्टेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो मेरे कुछ फ्रेंड सर्किल में ही ऐसे थे, जिन्हें पोस्टल असिस्टेंट मिला, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है। और ये भी है कि यदि आपको कोई चार्जशीट वगैरह मिली है तो इससे प्रमोशन आपके अफेक्ट होंगे। ठीक है, अगला प्रमोशन इसमें आपका जो है पोस्टल इंस्पेक्टर के लिए भी जो है आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिख सकते हैं 5 से 6 साल के बाद। मगर यदि आप होम स्टेट में ही रहना चाहते हैं जीवन भर तो जूनियर असिस्टेंट ही अच्छा है। और शायद जूनियर असिस्टेंट में रहकर आप आगे की एग्ज़ाम के लिए, किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि पोस्टल असिस्टेंट में संभव नहीं होगा। मगर फिर भी, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट का ग्रेड पे 2400 है, जूनियर असिस्टेंट का 2000 है, मुझे लगता है इनकी सैलरी में कम से कम 6000 तक का जो है अंतर, आपको 5 से 6000 का अंतर देखने को मिलेगा। तो आखिरी डिसीजन आपके ऊपर ही है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दोनों नौकरियों के बारे में बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रेश कुमार सिंह ये पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आर्मी ज्वाइन की जा सकती हो 28 की एज के बाद। नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं, अगर देखिए आर्मी में भी कई तरीके की एंट्री होती है, जैसे कि आपको पता होगा सिपाही रैंक पे होती है, इसके अलावा JCO रैंक पे होती है, JCO में भी लिमिटेड है, इसके अलावा ऑफिसर रैंक पे है, जिससे कि आप NDA या फिर CDS के थ्रू जाते हैं। तो इनमें इतनी एज लिमिट नहीं है 28, मगर फिर भी कुछ टेक्निकल डिग्री होती, टेक्निकल एंट्री होती है दोस्तों, BTech या MTech वालों के लिए तो, और ख़ासकर डॉक्टर्स के लिए भी होती है, तो वो लोग तो जा सकते हैं। मगर एक अगर नॉर्मली आप सिपाही रैंक पे जाना चाहते हैं तो उसमें संभव नहीं है आर्मी के अंदर 28 साल के। आपको पता होगा दोस्तों कि 15 साल बाद तो एक आर्मी पर्सन VRS भी ले सकता है, रिटायरमेंट भी ले सकता है। तो 28 की एज में कोई जवान तो नहीं जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है सुमित कश्यप जी का। ये पूछते हैं कि मैं 26 साल का हूँ, मैंने 2014 में BA किया है, 6 साल हो गए हैं पढ़ाई को छोड़े हुए। अब मैं समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। सुमित कश्यप जी या और भी अभ्यर्थी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो डेडिकेटेडली समीक्षा अधिकारी के लिए वीडियो बनाता रहता है। कम से कम हफ्ते में 1 या 2 वीडियो तो मैं बनाता हूँ, जो कि इसकी प्रॉपर गाइडेंस से रिलेटेड होता है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से टाइपिंग करनी है, किन किताबों का प्रयोग करना है। तो आगे भी मिलती रहेंगी। और रही बात आपके 6 साल पढ़ाई को छोड़ने की, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब जागे तभी सवेरा। ठीक है, तो भले ही आपको 6 साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गए हैं, मगर मुझे लगता है कि 15 साल आपने रेगुलर पढ़ाई की भी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 12 + 3 यानी कि 15 साल पढ़ाई की है, तो 15 साल मुझे लगता है कि 6 साल पे हावी हो जाएंगे। ठीक है, बस आप मन बना लीजिए, पढ़ाई हो जाएगी। आगे देखते हैं कि लवकुश साहू सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C की ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी। हाँ, ग्रुप C में अभी बहुत सारे, जो पुरानी वाली ज्वाइनिंग थी वो काफ़ी लोगों की रुकी हुई है, और धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गई है, तो आपकी भी हो जाएगी। मगर क्योंकि अभी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का खतरा है, पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है, तो अभी हो सकता है थोड़ा और समय लग जाए, मगर नौकरी आपकी कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, ज्वाइनिंग जल्दी ही मिलेगी। अगला कमेंट है अवधेश सरोज। ये कहते हैं कि ये मुंबई में है, करंटली वर्किंग इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, कैन आई परसू B.Ed पार्शियली डूइंग जॉब। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि नौकरी के साथ में पढ़ाई की जा सकती है।
दोस्तों नौकरी के साथ में रेगुलर पढ़ाई कोई नहीं की जा सकती। जो रेगुलर होती है प्राइवेट एक तरीके से आप कर सकते हैं, मगर बीएड प्राइवेट नहीं होता। इसका एक प्रोविज़न मैंने आपको शायद पहले वीडियो में और भी बताया है कि जो लोग नौकरी के अंदर हैं दोस्तों, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो इवनिंग क्लासेस चलाती हैं, वो रेगुलर डिग्री होती है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो एलएलबी की इवनिंग क्लासेस चलाती है। तो अगर कोई कर्मचारी है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का और अपनी ऑफिस टाइम के बाद कोई रेगुलर डिग्री भी कर लेता है तो मान्य होती है। मगर अभी पता नहीं बीएड इवनिंग शिफ्ट में हो रहा है या आपके डिस्ट्रिक्ट में या नहीं हो रहा है, वो बात अलग है। इसके अलावा आप इग्नू से जो भी डिग्री और डिप्लोमा होते हैं वो आप कर सकते हैं, मगर रेगुलर वाला नहीं। क्योंकि देखिए कर्मचारी की जो एक तरीके से सेवा नियमावली होती है उसके अकॉर्डिंग जो है आप कोई भी रेगुलर डिग्री आप नौकरी के साथ में नहीं कर सकते। प्रभाकर उपाध्याय जी, भैया मैं मंडी परिषद का रिजल्ट और अदर वैकेंसी की इस गवर्नमेंट जॉब आएगी या दूसरी, अच्छा रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों यूपी SSSC के जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं, अब देखिए जैसे ही आयोग खुलता है ये सारे कार्य स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी परीक्षा तो नहीं होने वाली कोई भी, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है। बस यही हो सकता है कि जो भी आयोग में आएंगे कर्मचारी वो सिर्फ रिज़ल्ट बनाने पे ध्यान दें, और अगर हो सका तो कोई नई भर्ती भी निकाल दें, जिस तरीके से यूपी PSC ने PCS की वैकेंसी निकाली थी। क्योंकि परीक्षाएं अभी करवाना संभव नहीं है, ये आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये सारे रिजल्ट अभी आने हैं। अभी देखिए आसिफ त्यागी जी ने भी यही बात कही है कि क्या यूपी SSSC पर वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होता, रिजल्ट नहीं दे सकते। देखिए दोस्तों, आयोग के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं। अब कोई रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट की जो सॉफ्ट कॉपी होगी वो कोई घर तो नहीं ले जा सकता, सीक्रेसी का मामला है ना। तो कुछ चीज़ें ऑफिस में ही आकर हो सकती हैं। अब देखेंगे धीरे धीरे करके जो है आयोग भी कार्य करना स्टार्ट करेगा। जिस तरीके से यूपी PSC ने देखिए रिज़ल्ट जारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, उसी तरीके से अब जो है यूपी SSSC अपने पुराने रिज़ल्ट, चाहे वो मंडी परिषद हो गया, लोअर PCS हो गया, या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट है, अब रिज़ल्ट पे ही कार्य होगा, ये मान के चलिए। तो जल्दी ही आपको इन सब चीज़ों के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सर यदि मैं 2020 में बीएड कर लिए तो क्या मैं बीएड कंप्लीट होगा उसके बाद टीचर की वैकेंसी आएगी, कितना चांस है? अभी देखिए आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, अभी वैकेंसी पे आपको पता ही है अभी तो पुरानी क्लियर नहीं हुई है, पहले पुरानी वाली क्लियर हो जाए तो आपके लिए भी चांस होगा। दोस्तों हर साल बीएड कर ही रहे हैं तो भर्ती तो आपको देखने को मिलेंगी ही। फिर हैं कमल सिंह परिहार, इनका कहना है कि 33 की एज हो गई है, इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, पढ़ाई से 10 साल दूर है, अब कुछ करना चाहता हूँ, ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल परिहार साहब आप कर सकते हैं, मगर देखिए अब आपके पास समय बहुत कम है। 33 साल आपकी एज हो गई है, 7 साल बचे हैं। अगर आप देखें हमारे ही चैनल पे आप जाकर देखिएगा दोस्तों, एक प्लेलिस्ट है गवर्नमेंट जॉब प्रोफाइल की, उसमें मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए हैं। उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जिनका 37 साल की उम्र में जाके सिलेक्शन हुआ है। तो उनकी रणनीति ज़रा देखिए आप कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की थी, किस तरीके से मैनेज किया था। मैंने डिटेल में उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं इंटरव्यू के अंदर, चाहे वो समीक्षा अधिकारी के लिए हों, ऑफिस असिस्टेंट के लिए हों। हाँ, यूपी PCL में मैंने एक ऑफिस असिस्टेंट का इंटरव्यू लिया था जिनकी उम्र 37 साल थी। आप उनका इंटरव्यू देखिएगा, काफ़ी मोटिवेटेड है, ठीक है। तो फिर पढ़ाई में आप लग जाइए। शुभम यादव जी, शुभम यादव जी का क्या कहना है? शुभम यादव जी कहते हैं कि यूपी PSC RO के बारे में बताएं, कब तक पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम होने की? अच्छा, मुझे लगता है आप RO 2016 के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों 2016 वाला ये जो एग्ज़ाम था ये 3 मई को पहले था, फिर पोस्टपोन कर दिया गया। फिर उसके बाद आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं उनका बाद में जो है एक इंटरव्यू आया था, और उसमें उन्होंने बताया है कि जो भी इसकी परीक्षाएं तय हैं पहले से, मान लीजिए जो इसकी मुख्य परीक्षाएं हैं तय, इसकी जैसे नवंबर में तय है RO की, तो वो वाली डेटों पर एग्ज़ाम कराए जाएंगे, और जो बीच में जो डेटें खाली जाएंगी उनमें जो है पेंडिंग एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो चाहे वो BEO का हो या फिर समीक्षा अधिकारी का हो, तो वो भी जो है आपके हो जाएंगे। अब ये मान सकते हैं कि जुलाई अगस्त के बाद ही ये परीक्षा होने वाली हैं, मगर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा ये बहुत जल्दी जल्दी होंगी, ठीक है। तो उनके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि RO 2020 के लिए वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि ये आपको इस साल के अंत तक देखने को मिले। अभी जो है इतनी जल्दी शायद ये भर्ती आपको देखने को ना मिले। अगले जो कमेंट है वो है विनीत जी का। इन्होंने कहा मुझे प्रोटोकॉल अफसर की तैयारी करनी है,
कोचिंग कहाँ से करूँ। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे ये प्रोटोकॉल अफसर क्या होता है। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर दोस्तों वैकेंसी निकलती है प्रोटोकॉल अफसर की, ठीक है। पहले जब राज्यसभा की वैकेंसी आई थी उस समय पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे प्रोटोकॉल अफसर को लेकर। अभी देखिए वैकेंसी कब आएंगी, अभी पुरानी वाली पूरी क्लियर नहीं हो पाई हैं। और प्रोटोकॉल अफसर एक ऐसा है 4800 ग्रेड पे की नौकरी है इसकी, और इसकी जो मुख्य परीक्षा होती है वो पूरी पॉलिटी पे होती है। तो यानी कि जिन लोगों की पॉलिटी बहुत अच्छी है और डिस्क्रिप्टिव जिनका अच्छा है, लिखने का लेखन कौशल अच्छा है, वो प्रोटोकॉल अफसर पे अच्छी मतलब के लिए तैयारी कर सकते हैं। मगर सिर्फ इस परीक्षा के लिए तैयारी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि इस भर्ती का भरोसा ही नहीं रहता है 4 साल में आएगी 5 साल में आएगी, क्योंकि कैडर बहुत छोटा है, वैकेंसी कम निकलती है, ठीक है। तो इसके साथ में आप और भी तैयारी करते रहें, मगर इस भर्ती का ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा से जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आप इसके लिए डाल दे रहा है। इसके लिए आप लेखन कौशल पे अपना ध्यान दे सकते हैं। खुशबू जी, इन्होंने कहा है कि मैं आईएएस में के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ घर से आईएएस की प्रिपरेशन, प्लीज़ इनिशियल गाइडेंस कर सकते हैं क्या। दोस्तों आपने देखा होगा कि मैं आईएएस और पीसीएस पे की रणनीति को लेकर मैंने बहुत कम क्या मैंने वीडियो बनाई ही नहीं है, क्योंकि मैंने दोस्तों जिस चीज़ से मैं खुद ही नहीं गुजरा हूँ उसके बारे में मैं किसी को क्या गाइड करूँगा। ये आप भी समझ सकते हैं, मेरी भी कुछ लिमिटेशन है। मगर हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आईएएस या पीसीएस बने हैं बहुत सारी मजबूरी होने के बावजूद, चाहे उनकी शादी हो गई थी या फिर नौकरी पे थे, और इनके अलग अलग आपको इंटरव्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही कर सकते हैं खुशबू जी कि आप उन लोगों के इंटरव्यू देखिए कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी और क्या उनके साथ परेशानी आ रही थी। एज इट इज़ तो किसी को फॉलो नहीं कर सकते, आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो है उन चीज़ों को कस्टमाइज़ करके शुरुआत ज़रूर कर सकती हैं, ठीक है। यही मेरा सजेशन है आपके लिए। फिर लव कुमार जी कह रहे हैं कि मुझे कृतिदेव 10 पर हिंदी टाइपिंग 35 की है। अच्छा 35 की है आपकी 10 पे। मेरे एक फ्रेंड ने बोला क्योंकि कृतिदेव छोड़कर मंगल सीखी है, क्योंकि यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट में मंगल आसान होता है, कृतिदेव हार्ड होता है, प्लीज़ सजेस्ट करें। सजेस्ट क्या करना है भाई, आप ऑलरेडी 35 पे पहुंच चुके हैं तो आपके लिए क्या कठिन है, ठीक है। तो चाहें तो आप सेफ साइड के लिए मंगल सीख सकते हैं, मगर कृतिदेव भी करते रहिए। मैंने कई बार बताया है, भले ही एग्ज़ामिनेशन में आपको चॉइस मिलती है जूनियर असिस्टेंट में कि आप मंगल में करें या कृतिदेव में करें, मगर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको कृतिदेव सीखनी ही पड़ेगी। तो जिन लोगों ने कृतिदेव सीख रखी है भाई बहुत अच्छी बात है। सौरभ अस्थाना जी, तो अस्थाना जी का क्या कहना है कि रेलवे ग्रुप एनटीपीसी ग्रुप डी के फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस टिक हो गया था, लेकिन उस समय सर्टिफिकेट नहीं बना था। दोस्तों उस समय पर लास्ट डेट से पहले के लिए कहा था, ठीक है। मुझे लगता है कि उस समय पर जो है दोस्तों जब आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म आए थे और तभी ये ईडब्ल्यूएस वाला प्रोविज़न भी आया था, तो उसमें कह रखा था कि आप लोग टिक कर दीजिए, यदि आपका बाद में ही बन जाएगा तो मान्य होगा। तो उसमें मुझे लगता है ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। और दोस्तों ये जो परीक्षाएं हैं आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी काफ़ी लंबी चली गई हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी बैठने वाले हैं 1 करोड़ से ज़्यादा। तो यदि कोई परीक्षा जो सबसे ज़्यादा डिले होगी वो यही लग रही है एनटीपीसी और ग्रुप डी, ठीक है। मगर तैयारी आपको करते रहनी है क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लाखों में पद हैं और सिलेक्शन के भी चांस ज़्यादा होंगे। यदि हम बात करें दीपक कुमार जी की, आखिरी कमेंट है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ओबीसी से यूपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। मेरे पास यूपी का सिर्फ पहचान पत्र है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी? यूपी में कोई प्रॉब्लम? हमारी शिक्षा दीक्षा दिल्ली से है, आदमी लेखपाल या फिर अन्य भर्तियों में। सुनिए, बात यह है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है। यदि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ का बना हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों कैसे आप ये साबित करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उसके लिए होता है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो यदि निवास प्रमाण पत्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो दिक्कत है, तो आपको अदर स्टेट का ही मतलब मान्य किया जाएगा। आपका घर कहाँ है, आपका रेसिडेंस कहाँ है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो है जवाब मिल पाए होंगे, और जिन लोगों के कमेंट शामिल नहीं हो पाते हैं उन लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों। और आपको भी पता होगा कि हमारा ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि अभ्यर्थियों के कमेंट्स को बहुत ही सीरियसली लेता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप
आपके जो भी सुझाव होते हैं वो आमंत्रित हैं। यदि कोई क्वेरी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। और दोस्तों हाँ, आज रात को 11 बजे हमारा टेस्ट है, मॉक टेस्ट फरवरी 2020 के करंट अफेयर, और उसके बाद में हम थोड़ा सा Q&A भी रखेंगे, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर का भी। जिन लोगों के रिप्लाई मैं नहीं कर पाया हूँ या जिन लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो वो आज रात को 11 बजे आकर लाइव आकर पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।